कर रहे थे अपना सीजीएल 2025। भाई मैंने अब इनिशिएटिव ले लिया कि 48 के 48 शिफ्ट करके ही मैंने सांस लेनी है। आज 39th यानी कि आज जैसे ही आपका कंप्लीट होएगा तो आपके यहाँ पे 39 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 और 8 9 शिफ्ट रह जाएंगे, यानी कि 3 दिन के और आपके रह जाएंगे, मतलब 9 दिन का काम रह जाएगा। 9 दिन की बजाय 10 दिन में मैं इसको खत्म करना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने CHSL को जो है स्टार्ट करने का फैसला लिया है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आपके पास कोई PDF है या कोई मतलब क्वेश्चन बैंक है जो आपको क्वेश्चन रुकने की कोशिश कर रहा है, उसको आप जो है कोशिश करना कि आप मेरे पास भेजना। दिक्कत आती है तो हम लोग मिलके उसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर से करेंगे। ओके, अच्छा, जैसे ही ये आपका तीसरा शिफ्ट है जो 24 तारीख का 24 सितंबर का ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये राजवीर सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएगा। कंबाइंड अगर आपको 24 का देखना होगा पूरे एक ही वीडियो में, यहाँ पे तो ये 3 वीडियोस में जाता है, लेकिन वहां पे आपने एक ही वीडियो में अगर देखना है ना तो आपको ये चैनल जो है जरूर से सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। फिर बात आती है PDF की। PDF आपका वीडियो के बाद में डाल दूंगा। जैसे ही आपका वीडियो कंप्लीट होएगा ना तो 12 से लेके 24 सितंबर तक के आपके PDF आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ मिसिंग है बीच में से, ठीक है ना, कुछ मिसिंग है। 12 से 15 तक के मिल जाएंगे, फिर 24 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो बीच में जो 16 से लेके 23 तक के है ना वो पीछे के PDFs को डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके, अभी हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका 24 सितंबर का लास्ट यानी कि थर्ड शिफ्ट। देखो इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, कैसे हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हमारा स्पेलिंग का है, जिसका मतलब क्या है? अ शॉर्ट विटी सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ और ऑब्जर्वेशन। मतलब जिसमें क्या है, जिसमें जो है बात की जाती है, एक छोटी सी समझदार भरी कहावत की हो सकती है, या कोई एक्सप्रेशन हो सकता है एक जनरल सच्चाई को लेके, या कोई अवलोकन हो सकता है, ऑब्जर्वेशन हो सकता है। सब में आपकी स्पेलिंग एक ही लिखी हुई है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में आपकी स्पेलिंग लिखी हुई है ना अफोरिज्म की, एफोरिज्म, एफोरिज्म, एफोरिज्म का मतलब यही होता है एक छोटी सी समझदार भरी कहानी, या एक सच्चाई हो सकती है, या कोई ऑब्जर्वेशन हो सकता है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस पे एक्सप्रेस करने का मतलब कुछ खास जो है यहाँ पे था नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु फाइंड्स जॉय इन पेन और सफरिंग ऑफ अदर्स। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की दूसरों का जो दुख होता है ना उसमें उसको क्या मिलता है? उसमें उसको खुशी मिलती है। पेसिमिस्ट होता है आपका आशावादी व्यक्ति, ठीक है। मैजोकिस्ट, मैजोकिस्ट आपका कौन होता है? मैजोकिस्ट होता है जो खुद दुखी है, स्वपीड़क, आप इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सैडिस्ट, ये आपका सही आंसर है। ये दूसरों को दुख में देख के ये सुखी होता है, ठीक है ना। दूसरों के दुख में ये प्लेजर यानी कि खुशी एक तरीके से ढूंढता है। अच्छा, नार्सिसिस्ट, नार्सिसिस्ट क्या होता है? जो व्यक्ति सिर्फ अपने आप के बारे में बात करता है। आत्म मुग्ध, आत्म मुग्ध कैसे लिखते हैं? ऐसे, आत्म मुग्ध हम इस व्यक्ति को बोलते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। भाई इसका स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ठीक है, नार्सिसिस्ट का, ठीक है। ओके, तीसरा क्वेश्चन अपना फिलअप के लिए है, वो क्या कहता है? हर डैश विट, उसकी जो डैश विट है ये स्पेलिंग के लिए है, फिलअप में दे दिया। अच्छा, ऑफन लेफ्ट द हर ओपोनेंट स्पीचलेस। मतलब जो उसका ट्रेंचेंट है, उसका जो ट्रेंचेंट है, ये तो भाई सीधा ही आंसर ही लगाना पड़ेगा। ट्रेंचेंट का ये स्पेलिंग जो है गलत रहेगा, ट्रेंचेंट ये वाला स्पेलिंग सही है। उसका जो ट्रेंचेंट है, इसका हिंदी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओगे। उसका जो ट्रेंचेंट है ना वो काफी मतलब बुद्धिमान तरीके का रहता है। ऑफन जो आमतौर पर छोड़ देता है, उसके जो ओपोनेंट होते हैं उनको स्पीचलेस कर देता है एक तरीके से। उसका ट्रेंचेंट ऑरा इस तरीके का है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है? एंटोनियम बताना है हम लोगों ने ऑब्स्टेंसी का, ऑब्स्टिनेसी का। वेरी गुड,
ये आपका नाउन मैं इसको मान के चल लेता हूं, उस हिसाब से इसका जो है जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है जिद, या फिर आप बोल सकते हो हट, ठीक है, ओके। स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस का मतलब आपका क्या होता है, जिद, ठीक है, ओके, जिद बोल सकते हो। टेनासिटी, टेनासिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा भाई, दृढ़ता, दृढ़ता। जब एक ही जगह पे एक ही बात पे व्यक्ति अड़ा रहता है, एक तरीके से आप इसको भी जिद मान सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन, लचीलापन, ठीक है। फर्मनेस भी वही होती है, दृढ़ता, ठीक है। यानी कि ये तीनों सिनोनिम्स है, ये आपका एंटोनियम आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका ईडियम का, क्वेश्चन नंबर 5, टू बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, मतलब जिस हाथ से आपको खिलाया गया है उसी को आप क्या कर रहे हो, काट रहे हो। मतलब क्या है, आपके प्रति कोई परोपकार की भावना दिखा रहा है और उसको उसकी आप क्या कर रहे हो, उसकी आप बुराई कर रहे हो। टू शो इन ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द बेनिफैक्टर, यस, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आप जो है इन ग्रेटिट्यूड, भाई इनको मत छोड़ देना, परिफिक्स है, ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो तो ये बात जो है गलत हो जाती। इन ग्रेटिट्यूड, आप किसी के प्रति जो है सम्मान की भावना नहीं दिखा रहे हो, जो आपके लिए बेनिफैक्टर है, जो आपकी भलाई का काम कर रहा है या करता है, ठीक है, ओके। अगला, अगला भी एक ईडियम है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कहता है, कट, कट नहीं, आउट ऑफ वन स्टेप। आउट ऑफ वन स्टेप का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ वन स्टेप का मतलब आपको देखने को मिलता है ऐसी पोजीशन, ऐसी स्थिति, पोजीशन ही लिख लेते हैं या स्थिति भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी स्थिति या फिर ऐसी पोजीशन जिसमें आप क्या कर सकते हो, जिसमें अपनी जो अक्षमता होती है ना, अपनी जो पावर होती है, अपनी जो स्ट्रेंथ होती है, वो जो है अपनी अक्षमता से बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ एक तरीके से चली जाती है या ऊपर जो है हो जाती है। टू बी स्विमिंग इन डीप वाटर, ये तो बात ही नहीं है। टू बी फीलिंग ओवरवेम्ड बाय इमोशंस, यस, ये चीज चलती है इमोशंस के कारण। अब ये और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूं, मतलब भावनाओं में बहकर, भावनाओं में बहकर हम जो है किसी के लिए कुछ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो काम हमारे से ऊपर के लेवल का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए सही रहेगा। 7वां क्वेश्चन, स्पेलिंग बतानी है हम लोगों ने। स्टेट ऑफ बीइंग कंसर्न एंड एनेक्सियस, मतलब वो स्थिति व्यक्ति की जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है चिंतित रहता है या एनेक्सियस रहता है, परेशान एक तरीके से रहता है, उसको सोलिसिट्यूड एक तरीके से हम जो है बोलते हैं। ये स्पेलिंग तो बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, ये जो है आपकी ये भी गलत है, ये वाली स्पेलिंग आपकी बिल्कुल ठीक है। सोलिसिट्यूड, ठीक है, सोलिसिट्यूड, ये स्पेलिंग के लिए तो पूछा ही गया, ये तो मैं कहूंगा नहीं कि आप इसको स्पेलिंग के लिए भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 8वां है। 8वां क्वेश्चन ये कहता है कि मैं तो पैराजंबल का क्वेश्चन हूं, मुझे असेंबल करके आपने आंसर जो है अपना निकालना होगा, नहीं निकाल पाए तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाता, है ना। देयर थर्मामीटर्स, देयर थर्मामीटर्स कह रहा है, इसका मतलब ये पहले पे नहीं ले सकते हम लोग। एंड स्लीप ट्रैकिंग ऑफर, ऑफर पीस ऑफ माइंड, उनका जो थर्मामीटर होते हैं या फिर स्लीप ट्रैकिंग होता है वो बच्चे को क्योंकि यहाँ पे बेबी दिख रहा है मुझे, अच्छा, वो जो है बच्चे को क्या करने में मदद करता है, दिमाग की शांति देने में एक तरीके से मदद करता है। स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स आर नाउ हाईली रिकमेंडेड फॉर फ्यू पेरेंट्स, कुछ लोगों के लिए, कुछ माता पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स आजकल इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो अच्छे तरीके से रेकमेंड किए जाते हैं। ये मेरा पहला जो है वीडियो क्या बोल रहे हो उसको, पहला जो है मेरा सेंटेंस है, मतलब शुरुआत मैं यहां से करूंगा क्योंकि इंट्रोडक्शन है, किसके बारे में, स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स के बारे में है। अच्छा, दे प्रोवाइड लाइव ऑडियो एंड वीडियो, वो जो है स्मार्ट बेबी मीटर्स, उसके बाद आएगा तीसरा मेरे ख्याल से। अच्छा, लेटिंग पेरेंट्स चेक ऑन इन्फेंट्स रिमोटली, रिमोटली मतलब जल्दी से, दूर से भी, है ना, दूर से भी वो चेक कर सकते हैं अपने बच्चों को स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स के थ्रू। ऑडियो और वीडियो लाइव वो जो है उनके बच्चे की, उनको जो है क्या करता है, प्रोवाइड एक तरीके से करवा देता है। अच्छा,
एडवांस मॉडल्स ऑल्सो अलर्ट पेरेंट्स अनयूजुअल मोमेंट्स और बूस्टिंग सेफ्टी, मतलब एडवांस लेवल के और भी मॉडल्स इसमें आ चुके हैं और जो अनयूजुअल मोमेंट्स होते हैं और जो सेफ्टी है उसको और ज्यादा बढ़ाते हैं, वो भी पेरेंट्स के पास एक तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, मेरा पहला पहले पे नहीं है, इट मींस मैं पहला और चौथा जो ऑप्शन है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ, नेग्लेक्ट एक तरीके से कर देता हूँ। चौथे से मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर 3 मेरा सही आंसर है भाई। ठीक है, चौथे से मेरा स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि एडवांस मॉडल की बात लास्ट में नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शंस के थ्रू जाना बहुत ही अच्छी बात रहती है। अब आप इसको बना सकते हो। ठीक है, देखना एक बार, पेन ले आओ। देखो, स्मार्ट बेबी मॉनिटर्स जो है उसका इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बात आ जाती है आपकी, ये प्रोवाइड करते हैं ऑडियो वीडियो जिससे पेरेंट्स की चिंता थोड़ी सी कम हो जाती है, दूर से भी बच्चों के ऊपर एक तरीके से क्या रखी जा सकती है, निगरानी एक तरीके से रखी जाती है। उसके बाद तीसरे वाले पॉइंट को पहले वाले पॉइंट को तीसरे नंबर पे रखो, उनके जो थर्मामीटर्स होते हैं और स्लीपिंग ट्रैकिंग्स होते हैं वो पीस ऑफ माइंड जो है बच्चे को देने की कोशिश करते हैं, और फिर एडवांस लेवल के मॉडल्स भी आजकल उपलब्ध है। दैट इज वाई हम जो है पहुंच जाते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। नौवां क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी का स्पेलिंग याद करना जरूरी है, बट कंटेन्स अ डीपर ट्रूथ। एक स्टेटमेंट जो अपीयर होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी के बारे में जरूर बताता है, लेकिन वो कंटेन करता है एक डीपर ट्रूथ। मतलब क्या है, पैराडॉक्स वाली बात है, विरोधाभास। मतलब मैं सही भी हूं गलत भी हूं, दोनों तरीके की कंफ्यूजन एक तरीके से आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके की सिचुएशन में। काउंड्रम, काउंड्रम का क्या होता है, हमारा जटिल प्रश्न, जटिल प्रश्न, या फिर आप जटिल की जगह कठिन लिख लोगे ना तो सही रहेगा, जटिल नहीं कठिन लिखो। रिडल और पजल दोनों आपकी क्या होती हैं, दोनों आपकी एक तरीके से पजल पहेली, इन सब चीजों को दोनों को पहेली आप जो है बोल सकते। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या कहता है भैया, ये कहता है कि मैं एरर का क्वेश्चन हूं तो सॉल्व करते हैं, दिक्कत ही नहीं उठाते भाई, हाइलाइटर लो और अपना सॉल्व करो। द वॉलंटियर्स, उसके बाद आया कोमा, व्हाइल कलेक्टिंग सप्लाईज फॉर फूड विक्टिम्स, उसके बाद आया कोमा। मतलब जो ये कोमाज हैं, ये दोनों कोमाज, इसके बीच में जो ये चीज लिख रखी है ये इसको और ज्यादा डिफाइन कर रही है वॉलंटियर्स को। इसको नाउन इन एपोजिशन बोलते हैं भैया, नाउन इन एपोजिशन। ठीक है, ओके। व्हाइल कलेक्टिंग सप्लाईज फॉर फूड विक्टिम्स, ये जब वॉलंटियर्स जब कलेक्ट करते हैं ना सप्लाईज इकट्ठे करते हैं फ्लड विक्टिम्स, ब्लड पढ़ दिया गया मैंने पहले भी, फ्लड विक्टिम्स के लिए करते हैं। द स्टोरेज फैसिलिटी वॉज इंस्पेक्टेड फॉर सेफ्टी कंप्लायंस, भाई गलती मुझे मिल गई है, वॉज इंस्पेक्टेड गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। पैसिव वॉइस की बात थोड़ी ना हो रही है यहाँ पे, पैसिव वॉइस की बात ही नहीं हो रही, इसने तो पैसिव वॉइस में कर दिया, ये पैसिव वॉइस की तो बात ही नहीं हो रही ना, ये वॉज हटा दो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, इस वॉज को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉलंटियर्स जो है जब वो इकट्ठा करते हैं सप्लाईज फ्लड विक्टिम्स के लिए, जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो इंस्पेक्टेड की गई थी सेफ्टी कंप्लायंस के लिए। ठीक है, कंप्लायंस का भी स्पेलिंग याद कर लेना। ठीक है, किसमें गलती है, पॉइंट नंबर 3 में गलती है, 3 जो है आपका सी में दे रखा है, इसी तरीके से पहले ही शिफ्ट से ये बात जो है देता आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और ये बात याद आई, ये बात याद आई, ये बात याद आई, एक और चीज है यहाँ पे, एक और चीज है भैया, एक और चीज है। देखो एक चीज और है, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। देखो क्या चीज है, द वॉलंटियर्स व्हाइल कलेक्टिंग सप्लाईज फॉर फूड विक्टिम्स, फूड विक्टिम्स के साथ आप क्या करोगे, लिखोगे द स्टोरेज फैसिलिटी इंस्पेक्टेड फॉर सेफ्टी कंप्लायंस। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। हाँ ये भी हो सकता है, आप क्या करोगे, हाँ ये हाँ सही आया था दिमाग में, सही आया था, सही आया था। ठीक है, द वॉलंटियर्स व्हाइल कलेक्टिंग सप्लाईज फॉर फूड विक्टिम्स, यहां पे लिखो इंस्पेक्टेड द स्टोरेज फैसिलिटी फॉर
सेफ्टी कंप्लायंस, ऐसे लिखोगे तो और भी बेस्ट रहेगा आपका ये सेंटेंस, ठीक है। ओके, मतलब वॉलंटियर्स के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये जैसे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपने वर्ब दे दी इसको, और फिर ये 10 स्टोरेज फैसिलिटी दे दी और 4 सेफ्टी कंप्लायंस, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो जैसे आपको सही लगता है। अच्छा, मतलब ये रहेगा ग्रामेटिकली, अगर प्रॉपर आप ग्रामर पे जा रहे हो तो ऐसे ही आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, वॉइस का क्वेश्चन है। द एडिटर हैज अप्रूव्ड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द आर्टिकल। ये कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे बता सकते हो। हैज अप्रूव्ड है, सॉरी, हैज, हैव प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में हम बीन लगा के, वॉइस का है ना, हाँ, वॉइस का बीन लगा के हम लोग चेंज कर देते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है, इससे आप पैसिव वॉइस जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो कौन सा इसमें आने वाला है, ठीक है। ओके, अच्छा, हाँ, ऑफ द आर्टिकल, हाँ ठीक है ठीक है, एक्टिव वॉइस ही है, आपने पैसिव वॉइस बनाना है। मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे चला जाता हूँ, जो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है भैया होमोनिम का, ठीक है, होमोनिम का क्वेश्चन है, और इसमें हमने बोल्ड या हाईलाइट कर रखा है लेड को, इसके बारे में बात करनी है, लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा तब हमें समझ में आएगा। द प्रोजेक्ट मैनेजर विल लेड, लेड यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसको लीड, लीड कहना, अगर मैं इसको लीड पढ़ूंगा ना तब मेरे को ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। विल लीड, लीड करना मतलब आगे से चलना, मतलब आप ये बोल दो लीड करेंगे, क्या क्या कर रहे हैं हम, लीड कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो आगे से चल रहे हैं। तो मैनेजर जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर लीड करेंगे टीम को थ्रू द ट्रांजिशन फेज, जो भी परिवर्तन का जो फेज होगा उसमें। तो यहाँ पे लीड का मतलब क्या आया, नेता बनेंगे, लीड करेंगे, ठीक है। एक्सपोजर टू ओल्ड पेंट मे कोज लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग मेरा तो यही आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी चल रही है, लेड पॉइजनिंग की बात चल रही है। यहाँ पे लेड सीसा यानी कि धातु हो सकती है या कुछ और है, ठीक है, मेरा ये मानना है। दे प्लान टू लीड द डिस्कशन ऑन न्यू स्ट्रेटेजीज, स्ट्रेटेजीज की बात कर दी, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात कर दी, यहाँ पे भी ये लीड की बात कर रहा है, लीड करने की बात कर रहा है, इसका मतलब अब भी सही है हम लोग। 2 सेंटेंस हो रहे हैं। हर क्लेम नेचर, सॉरी, हर काम नेचर, उसका जो शांत स्वभाव है, प्रकृति है, हेल्प लेड, लेड नहीं, लीड द ग्रुप सक्सेस, वो ग्रुप की सक्सेस को लीड करेगी, यहाँ पे भी वही बात है। द डायरेक्टर कंटिन्यूज टू लीड मल्टीपल इनिशिएटिव्स, मल्टीपल इनिशिएटिव्स में लीड करने की जो डायरेक्टर की बात है ना, वो अभी तक चलती आ रही है या करते आ रहे हैं, करते रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बात है, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाता है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या है, अंडरलाइन कर रखा है एक सेगमेंट को, उसमें जो है आपने इंप्रूव एक तरीके से करना है, मिलके कर लेते हैं, ऐसे तो मैं कर नहीं पाऊंगा अकेला। तो ही बिहेव्स एज इफ ही वाज द ओनर ऑफ द कंपनी, ये तो सही है सेंटेंस, लेकिन लाइक ही वाज लिखा है, एज दो ही वाज लिखा है, एज इफ ही इज लिखा है, एज इफ ही वर लिखा है, ये आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये क्या है, ये इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल कंडीशन है पास्ट की, ठीक है ना। तो उसके साथ जो ये आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, ही, उसके साथ आपका वॉज नहीं आएगा, आपका वर आएगा, क्योंकि वो रियल ऑनर नहीं है उस कंपनी का। वो ऐसे बिहेव करता है जैसे कि, एज इफ, जैसे कि वो कंपनी का क्या हो, ऑनर हो, मालिक हो, लेकिन एक्चुअल में पढ़ने से मुझे ये लग नहीं रहा कि वो ऑनर है कंपनी का। तो इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है सही रहेगा। और डी में भी क्या है, बस वर लगाना है वोज की जगह पे, बस वही बात अपने को दे रखी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन है। चलो देखो, सी सैड टू मी दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर सनसेट। भाई साहब, ये अपने को इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड करना है ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया, ये इनडायरेक्ट है। सैड टू को मैं किस में चेंज कर रहा हूं, टोल्ड में चेंज कर रहा हूं, वैसे इसने कर ही रखा है। सी टोल्ड मी मैंने बहुत बार, मतलब मैंने बोला है, तुक्का भी मारना है ना तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास तो जाओ ही मत,
पहले जाओ आप रिपोर्टेड स्पीच के पास, ठीक है। तो हैड फिनिश्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरा सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट मेरा क्या है, थर्ड पर्सन, इसका मतलब नो चेंज, तो मेरा यहाँ पे आ रहा है सी, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है मेरा सी। देखना कितनी जबरदस्त बात हम यहाँ पे निकाल के लेके आएंगे, ठीक है ना, हम यहाँ पे निकाल के लेके आएंगे जबरदस्त बात। मेरा सी यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज, लेकिन तीन ऑप्शंस के ऊपर ध्यान दो, सब में आई लिख रखा है, उसका भी एक वैल्यू है, देखना एक बार। देखो नो चेंज मैंने करना है, मतलब मेरा नो चेंज होना चाहिए, नो चेंज में जब मैं वापस जा रहा हूं तो भी मैं देख रहा हूं। अच्छा फिर क्या है, हैड फिनिश्ड, इसने जो है लिखा हुआ है, फिर यहां पे इसने लिख दिया हैड बीन फिनिशिंग लिख दिया, हैड बीन फिनिशिंग तो मेरा बनता ही नहीं भाई, इसलिए मेरा ये कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब मैं रिवर्स में मेरी गाड़ी को लेके जाऊंगा इनडायरेक्ट से, जब मैं डायरेक्ट की तरफ जाऊंगा ना, डायरेक्ट सेंटेंस की तरफ जब मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे रिवर्स गियर जब लगाना है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा कि आई मेरा क्यों आ रहा है, क्योंकि सी टोल्ड मी, उसने बताया था, ये सी किसके लिए आया, उस लड़की के लिए आया जिसने मेरे को बताया था। सी ये मैं बात बता रहा हूं किसी को, लेकिन वो तो मेरे को आई कहेगी ना, मैंने मेरा काम खत्म कर दिया था सनसेट से पहले, और खत्म कर दिया था की बात हो रही है। यहाँ पे हैड फिनिश्ड है, हैड फिनिश्ड जब मेरा आ रहा है, हैड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है इनडायरेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट में जब जाऊंगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ना, ये वाला तो स्ट्रक्चर फिर भी नहीं आएगा। तो इसलिए जहां पे मेरा सेकंड फॉर्म है यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट फॉर्म है, तो ये गलत है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक मेरा सही है। भाई ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखने की कला हम लोगों के पास है, तो हम लोग जाहिर सी बात है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं भाई। और मुझे पता है जिस क्वेश्चन पे देर लगानी है, देर मतलब हरियाणवी निकल गया, जिस क्वेश्चन पे मुझे टाइम कंज्यूम करना है आपका, जिस पे मुझे डिफाइन करने की जरूरत है, तो भाई उस पे मुझे टाइम लेना पड़ेगा, ये तो एक मजबूरी कह लो, इंपॉर्टेंट है इस तरीके से कह लो, या कुछ भी कह लो। क्वेश्चन नंबर 15 में फिल करना है, आर्टिकल मुझे ऑप्शंस में दिख रहे हैं, तो ध्यान से चलना होगा भैया। देखना द आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग याद कर लेना, ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। अनअर्थड डैश एंशियंट, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एन, तो मैं एलिमिनेट कर देता हूँ ऑप्शन नंबर एक को, और ऑप्शन नंबर सी को एलिमिनेट कर देता हूं। मेरा बी या फिर डी उत्तर हो सकता है, तो मैंने लगा दिया एन, दोनों में है। आर्टिफैक्ट, एन एंशियंट आर्टिफैक्ट प्रोवाइडिंग डैश इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल लगा रहा हूं मैं, वोवल के हिसाब से भी चलता हूं तो भी मेरा एन आता है, आ वैल्यूएबल नहीं होता है, दैट इज वाई मेरा ये ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाता है, तो बी मेरा आंसर ही आ जाएगा। पूरा भी कर लो, एन इन वैल्यूएबल, एन इनवैल्यूएबल ग्लिम्प्स टू आ प्री हिस्ट्रिक सिविलाइजेशन, प्री हिस्ट्रिक सिविलाइजेशन जो है ना वो अननोन है, इसलिए हम इसको द नहीं देंगे भाई। ऑप्शन नंबर बी डी मत लगाना, ना ए लगाना, क्योंकि यहां पे आपका एन आएगा, इसलिए ए एलिमिनेट हो रहा है, द भी नहीं आएगा, यहाँ पे आना, यहाँ पे आपका एन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियरली यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 पे जाना पसंद करूंगा। बाकी आप लोग अपनी पसंद मुझे जरूर से बताएं। अच्छा ये पैराजम्बल का क्वेश्चन है, तो इसको हम कोरेंट ऑर्डर में लगाते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। दे यूज है, तो मेरा पहला पहले नंबर पे नहीं हो सकता, सेंटेंस पढ़ लो। दे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एमिट लाइट, एमिट मतलब निकालना, उसके अंदर से लाइट निकलती है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसके अंदर यूज किए जाते हैं। OLEDs हैव ट्रांसफॉर्म्ड डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, मेरा ये पहला सेंटेंस है, और मैं ऑप्शंस पे चला जाता हूं, अगर एक में ही दे रखा हो दूसरा पहले नंबर पे, तो वही मेरा आंसर हो सकता है। मेरा क्या है, ऑप्शन नंबर एक आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 जो है मेरा सही आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ओके चलो उसके बाद देखना, OLEDs जो है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी को, दिस क्रिएट्स थिनर मोर वाइब्रेंट स्क्रीन्स, इसने है ना थिनर कर दिया है, पतला कर दिया है, और वाइब्रेंट स्क्रीन्स को लेके ये आया है। दूसरे के बाद तीसरा हो सकता है क्या, दूसरे के बाद तीसरा,
देखेंगे। चलो, फ्लेक्सिबल स्क्रीन्स जो है अभी पुश कर रही हैं इस लिमिट को और आगे, ठीक है। तो ये तो मेरा चौथा, तो जो है मेरा चौथे नंबर पे ही जाना चाहिए। ये मेरा चौथा है, ये मेरा पहला है। अब दूसरा मैंने डिसाइड करना है, दूसरा मेरा कौन से नंबर पे हो सकता है। एलईडी जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया है टेक्नोलॉजी को, डिस्प्ले को। डिस्प्ले की बात चल रही है, उसमें लाइट निकलती है, तो मेरा दूसरा जो है पहला सेंटेंस होता है, और फिर तीसरा जो है मेरा तीसरा सेंटेंस होता है। क्या सीक्वेंस बन गया? 2 1 3 4, ठीक है, 2 1 3 4, 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी आपका सी बी कट जाता। तो ये दूसरे के बाद चौथा दे रखा था, ये तो वैसे ही कट रहा था भाई, हमने ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया, ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दिया, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया हम लोगों ने, गलती कर दी। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई साहब, पैसिव वॉइस में बनाना है इसको। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन इन द पैसिव वॉइस। अब ये आपका एक्टिव वॉइस में है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन जो है आपका जो दे रखा है पैसिव में बनाना है तो बना देंगे हम, इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। द अजम्पशन, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ो। द साइंटिस्ट क्वेश्चनड द अजम्पशन दैट द न्यू मटेरियल वुड रिमेन स्टेबल अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे मेरी वर्ब है, ठीक है, ये मेरा पास्ट में है, मेरी वर्ब है, तो मैं अब क्या कर सकता हूं, मेरा पास्ट में है तो वॉज वर प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म में मैं इसको चेंज करूंगा। चलो देखते हैं। अच्छा, मेरा सब्जेक्ट क्या आ रहा है? द अजम्पशन आ रहा है, द अजम्पशन दैट, ठीक है। मैं इसको पूरे के पूरे को लेके आऊं क्या? ले आओ, लेके आने में क्या दिक्कत है। द क्वेश्चन द कहां पे गया? द अजम्पशन दैट द न्यू मटेरियल वुड रिमेन स्टेबल अंडर द एक्सट्रीम टेम्परेचर वाज क्वेश्चनड बाय द साइंटिस्ट। ए ऑप्शन ही मेरा आंसर है, इसमें तो कोई मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। किसके द्वारा? बाय, किसके द्वारा? द साइंटिस्ट। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया ये आपका, ठीक है। ये आपका एक्टिव था, ये यहाँ पे हमने लिखा भी था, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें, बस सेंटेंस ही बड़ा दे रखा था, और क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं चेंज करना है। अगला क्वेश्चन, ये है 18वां क्वेश्चन। ये कहता है गाला का मतलब बता दो मेरे को क्या होता है। गाला, गाला वो क्या था? वो तो बाला था भाई, बाला, बाला वो एक सॉन्ग आया था अक्षय कुमार का था, वो कौन सी मूवी थी वो मेरे को ध्यान नहीं है। गाला का मतलब क्या होता है? गाला का मतलब होता है मेला, उत्सव, खुशी, ये सब मतलब आप इसके बोल सकते हो। आनंद, आनंद भी इसका मतलब आप बोल सकते हो। ऑर्डिनरी होता है साधारण, ठीक है, सामान्य, इसका बताना क्या है? सैनोनियम बताना है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डिनरी साधारण हो गया, सामान्य भी आप इसका लिख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ड्रैब, ये नया ही वर्ड देखा, इसका मतलब होता है फीका, ठीक है। फंक्शन, आपका कोई भी फंक्शन होता है। मैरीमेंट, ये आपका सही आंसर है। मैरीमेंट, मैरीमेंट का मतलब आपका क्या होता है? आनंद, खुशी, उत्सव, मौज मस्ती, मौज मस्ती, ठीक है, ओके। चलो आगे, 19th क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन का क्वेश्चन आया। थोड़ा सा इसको स्क्रीन पे लेके आओ, फिर ढूंढो, इसके बारे में बातें करते हैं इसकी, ठीक है, ओके। अर्जुन said to his colleagues, we shall not discuss this topic again. अर्जुन said to को मैंने told में चेंज कर दिया, उसके कलीग्स को बोला, इन्वर्टेड कोमा हटा दिया मैंने, और कोमे की जगह पे मैंने दैट लिख दिया। वी किसके पास जाएगा? वी फर्स्ट पर्सन है, अर्जुन के पास जाएगा। अर्जुन मतलब दे, दे, अर्जुन मतलब दे ना भाई, प्लूरल में है। वी शैल नॉट, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज होता है। फिलहाल के लिए इसको पेंडिंग में रखो, मैं इसको पेंडिंग में रखता हूं, ठीक है। सेल की जगह पे क्या होएगा? शुड होएगा, सेल की जगह पे शुड होएगा। वुड भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। शुड लिख दिया मैंने, सेल की जगह पे शुड या वुड दोनों में से एक हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा दे ही लिखना पड़ेगा फिर, क्योंकि ये तो वी के बारे में बात करना है ना। तो अर्जुन सैड, तो उसके कलीग्स की बात है ना, उसके कलीग्स को कहा था ना उसने, तो उसके हिसाब से हम दे ले लेते हैं। तो दे हमने ले लिया, वुड भी हमने रख लिया, नोट भी हमने रख लिया, डिस्कस भी हमने रख लिया, दैट, दिस की जगह पे दैट भी हमने रख लिया, टॉपिक भी रख लिया। तो इसका मतलब मेरा ए ऑप्शन ठीक है क्या?
मेरा ए ऑप्शन ठीक है क्या? देख लेना भाई, बता देना मेरे को, ठीक है। ओके, देख लेना एक बार ए ऑप्शन सही है क्या नहीं है, ठीक है, मेरे हिसाब से सही है, बाकी आप देख लेना। बाकियों को एक बार चेकआउट कर लेते हैं, देखियो एक बार। अर्जुन सैड हिज क्लिक, गलत हो जाएगा। दे शैल नॉट डिस्कस, गलत है ये तो। अर्जुन टोल्ड हिज कलीग्स दैट दे शैल नॉट डिस्कस, शैल नॉट डिस्कस कैसे होगा भाई, गलत है। अर्जुन सैड हिज कलीग्स वुड नॉट डिस्कस दिस टॉपिक अगेन, वुड नॉट डिस्कस दिस, नहीं, ऑप्शन नंबर एक ही सही है, ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन फिर से आपका पैराजम्बल का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, इसको कोरेंट ऑर्डर में लेके आते हैं, तो नीचे चले जाते हैं हम, अपने क्वेश्चंस भी अब की बार यहाँ पे हैं, ठीक है। ओके, देखो, फॉर एक्वेटिक स्पीसीज, इसका मतलब जो भी पहले नंबर पे दे रखा है उसको पहले ही काट दो, क्योंकि ये पहले आने वाला ही नहीं है यार पहला, ठीक है। फीचर्स लाइक फिन स्ट्रक्चर और गिल मॉर्फोलॉजी माइट बी की, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं, स्पीसीज ऐसे हो सकते हैं, पानी में रहने वाले जीव ऐसे हो सकते हैं जिनके फीचर्स, फिन स्ट्रक्चर या फिर गिल जो मॉर्फोलॉजी है वो उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। नेमिंग न्यूली डिस्कस्ड एनिमल्स वेदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक फॉलोज स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स, ये मेरा पहला है। दूसरा मेरा पहला है फिलहाल के लिए, लेकिन 3-2 में दे रखे हैं, चलो कोई नहीं, फिर भी देख ले, अभी अभी पेंडिंग में रखते हैं, मेरा दूसरा पहला है, बस मैं अभी तक के लिए मान के चलता हूं, ठीक है। ओके, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फॉर इंटेंस are often classified by fur patterns, skeleton features और vocalizations। अच्छा, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, उनको कैसे क्लासिफाई करते हैं, उनके फर जो पैटर्न्स होते हैं, फर मतलब होता है उनके ऊपर जो धारियां सी होती है ना जीवों के ऊपर, उससे पहचानते हैं, या स्केलेटन से पहचानते हैं, या फिर वो आवाजें किस प्रकार की निकालते हैं उनसे पहचानते हैं। अगर मेरा तीसरा पहले नंबर पे है तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से एक आंसर बनता है, तो देखेंगे एक बार चौथा और देख लेते हैं। अल्टीमेटली तो चौथे नंबर पे जाना चाहिए, इसका मतलब मेरा ए भी कट जाना चाहिए, बी आंसर होना चाहिए। चलो, बी और सी में से एक आंसर है, ये कंफर्म है। अल्टीमेटली दीज नेम्स, ये जो नाम है हेल्प करते हैं कैटेगराइज करने में बायोडाइवर्सिटी की और फैसिलिटेट करते हैं आगे की रिसर्च के लिए। तो मैं किसके साथ जाऊं, मैं बी के साथ चला जाता हूं। अब चेक करना है मुझे, क्योंकि मुझे पहले डाउट था मेरा 2 वाला 1 है या 3 वाला 1 है, अब भी स्टिल डाउटिंग में चल रही है गाड़ी, इससे मैं ट्राई आउट करता हूँ। टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स हैं वो जो है क्लासिफाई करने में फर पैटर्न से, स्केलेटन से या वोकलाइजेशन से मदद करते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स से ये तो जुड़ नहीं रहा भाई, मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। अब इसको जोड़ो, फिर जोड़ना तो पड़ेगा। देखो, नेमिंग करते हैं हम नए डिस्कवर्ड जो एनिमल्स हैं उनको, उनके टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वेटिक, मतलब वो जलीय हैं या स्थलीय हैं, मतलब जलीय हैं या स्थलीय हैं, टेरेस्ट्रियल हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं, प्लांट्स नहीं एनिमल्स हैं, वो फॉलो करेगा स्ट्रिक्ट साइंटिफिक प्रोटोकॉल्स के जरिए हम जो है उनको डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद मेरा दूसरे नंबर पे आया ये वाला टेरेस्ट्रियल जो एनिमल्स है, बिल्कुल सही। टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में बताया कि वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को हम फर से, पैटर्न से, स्केलेटन फीचर से, वोकलाइजेशन से हम पहचानते हैं। फिर इसने बताया कि हम एक्वेटिक स्पीसीज को कैसे पहचानते हैं, और फिर लास्ट में इसने बताया कि ये जो नाम है ना कैटेगरी बनाने में हेल्प करते हैं, चाहे हम बायोडाइवर्सिटी से बनाएं या फिर फैसिलिटेट कर सकते हैं अगली जो रिसर्च हम इनके ऊपर करेंगे ना उसके हिसाब से। तो भैया ये मतलब मेरे हिसाब से ये आसान सिस्टम है, बस इसमें टाइम कुछ सेकंड्स का लगता है जिससे हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के जरिए पहचान सकते हैं। तो भैया बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए लगेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो सेगमेंट आता है कॉम्प्रीहेंशन का आता है। आज क्लोज टेस्ट नहीं है हमारे पास, 21 से 25 तक आपके क्वेश्चंस चलेंगे। चलो देखते हैं हम इनके क्वेश्चंस को, चलो देखते हैं भाई। जो लास्ट आपका सेकंड शिफ्ट में जो पैसेज दे रखा था ना भाई, बहुत ही टेढ़ा पैसेज में उसको बोलना चाहूंगा, उसको ये संज्ञा दूंगा कि थोड़ा सा टेढ़े टाइप का दे रखा था भाई, ठीक है, देना नहीं चाहिए वैसे इतना टेढ़ा, ठीक है। चलो देखो, सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में है ये पैसेज, ठीक है। ओके, सेल्फ इंप्रूवमेंट मतलब अपने आप के अंदर आप सुधार कैसे करोगे, इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज ए relentless pursuit of productivity, but its essence lies in conscious
एवोल्यूशन रेदर देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। पता है क्या, हम है ना प्रगति करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए क्या करते रहते हैं, खुद में तो सुधार करते नहीं और दूसरों में हम सुधार करने के लिए चले जाते हैं। अब एक बात बताओ, मैं जो भी मेरी वीडियोस देख रहा होगा, मैं एक्सेप्ट करता हूं यार इन चीजों को। अगर मुझे उससे कम नॉलेज है तो वो मेरी वीडियो नहीं देख रहा हो, ठीक है। हाँ, अगर मुझसे कम नॉलेज रखता है उस रूल की, उस बात की, सिखाने को कोई भी सिखा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस के ऊपर बात होती है। शायद मुझे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, मैं एग्जाम में बैठा हूं, मैं वो एक्सपीरियंस ही तो शेयर कर रहा हूं मेरे भाई, वही तो बात है ना। तो क्या होता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर मैं नहीं करूंगा और मैं ऐसे ही वीडियोस क्रिएट करूंगा और फिर मैं ऐसे चिल्लाऊं कि मुझे व्यूज नहीं मिलते, मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, मैं जितना मेहनत कर रहा हूं मुझे उतना मिल नहीं रहा है, तो वो चीज थोड़ी सी गलत हो जाती है भैया। तो इसलिए सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है वो फर्स्ट नंबर पे रखनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है, अपने आप को सुधारना, ज्यादातर क्या होता है, हम प्रोडक्टिविटी के हिसाब से चलते हैं। अब हमें रिजल्ट नहीं मिला, अक्सर हम ये सोचते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है, सेल्फ इंप्रूवमेंट को अक्सर हम उत्पादकता की निरंतर खोज के रूप में गलत समझते हैं। क्यों गलत समझते हैं? लेकिन उसका जो निरंतर गति करने का जो काम होता है वो नहीं होता है। उसमें हमें करना क्या चाहिए, उसमें हमारा जो विकास है ना, हमारा जो डेवलपमेंट है ना, हमारा जो एवोल्यूशन है ना, वो उसके अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है। क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन रखने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन रखो, गति तेज स्लो ये ऐसे मत करो, कॉन्टिन्यूअसली काम करते रहो। दैट इज वाई आप सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पा रहे। और यही मैं मतलब जब भी हमारी कोई सीरीज कंप्लीट होती है ना, जैसे ही मैं 48 शिफ्ट करूंगा ना, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा बात करूंगा उसके बारे में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो वो वाली चीज आपको जरूर से देखने को मिलती है भाई, ठीक है। आगे चलना, जेन्युइन ग्रोथ, असली जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो क्या है, इन्वॉल्व्स इंट्रोस्पेक्शन, द एबिलिटी टू असेस वंस वैल्यूज, पैटर्न्स एंड लिमिटेशंस विदाउट डिफेंसिवनेस। मतलब असली ग्रोथ क्या है भाई मेरे, असली प्रगति क्या है, असली प्रगति है इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण वो ऐसी एबिलिटी है जो एसेस करने में मदद करती है एक व्यक्ति के अंदर क्या वैल्यूज हैं, क्या पैटर्न्स हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो डिफेंसिवनेस के बिना जो है बात करेगा, ठीक है। आगे चलो, मैनी इंडिविजुअल्स इक्वेट सेल्फ बेटरमेंट विद एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और अचीविंग एक्सटर्नल माइलस्टोन्स बाय ट्रांसफॉर्मिंग बिगिंस इंटरनली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप आत्म सुधार को नए नए कौशलों से प्राप्त करने, या फिर बाहर की चीजों से मोटिवेशन नहीं मिल रहा, बाहर की जो चीजें हैं उनसे मोटिवेशन लेके काम करते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में जो वो चेंज जिसको करना होता है, वो खुद के अंदर चेंज करना होता है, वो चेंज करते नहीं है। तो दिक्कत आपको जरूर देखने को मिलेगी। खुद में चेंज करना जरूरी है। Recognizing one's thought, habits or emotional triggers often precedes any lasting behavioral change। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अपने विचारों की, आदतों और भावनाओं को हमें क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और कोई स्थायी व्यवहारिक जो परिवर्तन है वो जो है सबसे पहले आता है, बजाय कि और मोटिवेशन लेने के। जो लास्टिंग बिहेवियरल चेंज है ना, वो मस्ट है हम लोगों के लिए। हमें आदत बनाने के लिए किसी भी चीज को क्या करना पड़ता है, रेगुलर उस चीज के ऊपर काम करना पड़ता है। हम मोटिवेशन लेने के लिए जाए दूसरों की, लेकिन अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में हम लोग परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो उस कारण से हम जो है पीछे एक तरीके से रह रहे हैं। ओके, अनदर की डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट इज कंसिस्टेंसी। और दूसरी चीज क्या है, पहली चीज क्या है, अपने व्यवहार में परिवर्तन। दूसरी चीज क्या है, इंप्रूवमेंट करना है। अपने को क्या करना है, इंप्रूवमेंट क्या होता है, बदलना है, अपने आप को इंप्रूव करना है, प्रभावित करना है। किससे? कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी लेके आनी है, लगातार हमें काम करना है। अगर अपने आप में हमने सुधार कर लिया
और लगातार हम काम करने की तरफ जा रहे हैं, तो भैया हमें रोक ही नहीं सकता कोई। ग्रैंड रेजोल्यूशंस, बड़े बड़े रेजोल्यूशंस में जनरेट टेम्पररी एंथुसियाज्म, बट स्मॉल रिपीटेड एक्शंस कल्टीवेट रियल प्रोग्रेस। मेरे डियर फ्रेंड्स, लोग, फ्रेंड्स, मित्रों में फ्रेंड्स, मित्रों को फ्रेंड्स में चेंज कर दिया हम लोगों ने ना। जो बड़े बड़े रेजोल्यूशंस लेते हैं ना दूसरों को देख के, वो बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं एंथुसियाज्म, हमारे अंदर उत्साह भर सकते हैं, लेकिन भैया वो क्षणिक होगा, वो टेम्परेरी होगा। लेकिन जो छोटे छोटे चेंज होते हैं और रिपीटेड एक्शन होते हैं, रिपीटेड एक्शन, इस चीज के ऊपर ध्यान दो, रिपीटेड एक्शंस, जो बार बार हम क्रियाएं करते हैं, वो कल्टीवेट करते हैं, वो पैदा करते हैं असली प्रोग्रेस को। रियल प्रोग्रेस वही होती है। दिस इज बिकॉज रिपीटेशन स्ट्रेंथन्स न्यूरल pathways, turning intentional effort into natural behavior। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिपीटेशन होती है वो स्ट्रेंथ देती है हमारे न्यूरल पाथ्स को। लगातार उन जो है न्यूरल जो हमारे मैसेंजर्स होते हैं वो हमारे दिमाग तक लेके जाएंगे उन मैसेंजर्स को, जिससे हमारा इंटेंशनल एफर्ट जो है चेंज हो जाता है नेचुरल बिहेवियर में। इंटेंशनल जो हम चाहते हैं वो चेंज हो जाता है नेचुरल बिहेवियर में। इक्वली इंपॉर्टेंट इज सेल्फ कंपेंशन। मतलब क्या होता है, जो हम चाहते हैं करना वो जो है हमारे अंदर, हम उसको इक्वली इंपॉर्टेंट इज सेल्फ कंपेशन। सेल्फ कंपेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम लोगों के लिए। अगर हम सेल्फ कंपेशन नहीं रखेंगे, अपने अंदर लगातार सुधार नहीं करेंगे, तो भैया भूल जाओ सब चीजों को। इम्प्रूवमेंट फ्रॉम दैट स्टेम्स self-criticism usually breeds anxiety, whereas a kind of patient attitude toward one's imperfections encourages resilience and persistence। resilience और persistence का जो आपने मीनिंग है ना, वो एक तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। रेजिलियंस का मतलब होता है लचीलापन और परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। ये इसके मीनिंग होते हैं, दोनों नाउन वर्ड है, ठीक है। अब समझो बात को कहा क्या है। जो सुधार की आत्म आलोचना करने से हमारे अंदर जो सुधार आते हैं, हम अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म, जो अपनी क्रिटिसिज्म को झेलना सीख गया भैया, वो बहुत कुछ सीख जाता है। इस बात का जो ये पीला पीला मैंने अंडरलाइन कर दिया ना, इस बात का मतलब इन शॉर्ट तो यही है। वो मतलब ब्रीड्स करना नहीं शुरू करेगा, एंजाइटी ये सब उसके दिमाग में आएंगे नहीं भाई, ठीक है ना। एंजाइटी क्यों आएगी यार, जब मैं अपनी आलोचना जो है झेलना मैंने सीख लिया है। अब एक बात बताओ, मैंने कोई क्वेश्चन गलत बता दिया और आपने उसको सही करके मुझे बता दिया, तो भैया मैं क्यों ना मानूं, मानना चाहिए मुझे, ठीक है। फर्दर मोर, इसके साथ साथ, इसके अलावा, इसके साथ साथ भी बोल सकते, सेल्फ इंप्रूवमेंट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। इसके साथ साथ जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है ना, अपने आप के अंदर सुधार करना, वो एक चक्रीय प्रक्रिया है। इट रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्लेक्शन। उसको एक पीरियोडिक समय के साथ साथ जो है रिफ्लेक्शन चाहिए होती है, रिकैलिब्रेशन चाहिए होता है, रेदर देन लीनियर प्रोग्रेस। भाई लीनियर प्रोग्रेस के बजाय उसको रिकैलिब्रेशन और रिफ्लेक्शन जो है चाहिए होता है, वो भी पीरियोडिक, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट बता दो सर हमें क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हमें जो है, जो सुधार करने की बात होती है वो चक्रीय प्रक्रिया होती है। ये एक गति में, एक सीधी रेखा में नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। इसकी बजाय समय समय पर इसमें हम जब चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना, जब इसमें हम समय समय पे चेंज करते रहेंगे। पीरियोडिक रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? जब समय समय पे जब समय की डिमांड हो, चेंज की जरूरत हो, तो चेंज हमें कर लेना चाहिए मेरे भाई। अगर हम उसमें चेंज नहीं करेंगे तो हम उसमें दिक्कत महसूस करेंगे। बाय एक्सेप्टिंग सेटबैक्स को हमें क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। आपका पीसी खराब हो गया, आपका पेन बंदरों ने तोड़ दिया, पेन टैब नया मंगवाया, पीसी खराब हो गया, नया पीसी लेके आए आप, मतलब आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सेटबैक्स को। पार्ट एंड पार्सल है हमारी जिंदगी का सेटबैक्स, ठीक है। एज फीडबैक, उनको फीडबैक के रूप में लेना पड़ेगा, रेदर देन एविडेंस ऑफ फेलियर। उसको ये मत मानो कि मेरी फेलियर है। सेटबैक्स को हमें क्या मानना है? फीडबैक मानना है। इंडिविजुअल्स रिमेन एक्सेप्टेबल एंड मोटिवेटेड। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा
एडेप्टेबल रहना चाहिए कि हाँ ये हो गया, मैं इसको भी स्वीकार करता हूँ, और मोटिवेटेड मुझे अपने आप को रखना है। अल्टीमेटली ऑथेंटिक सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज नॉट अबाउट बिकमिंग सम एल्स, मतलब असली जो, आखिरकार आप ये बोल सकते हो, अंततः ये बोल सकते हो कि जो असली इंप्रूवमेंट है, सेल्फ इंप्रूवमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को देख के उसके जैसा बनने का नहीं है, बट अबाउट एलिंग वंस डेली चॉइसेस मोर क्लोजली विद वंस डीपर वैल्यूज और एस्पिरेशंस। बल्कि वो क्या है, बल्कि गहरे मूल्यों और आकांक्षाओं के साथ अधिक अधिक निकटता से जोड़ने के बारे में, जो चीज है हमारी डेली चॉइसेस के, जो दैनिक जो हमारी पसंद होती है, उनसे हमारे गहरे मूल्यों को और आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को हमें क्या करना चाहिए, जोड़ देना चाहिए। जहां पे चेंज की जरूरत हो वहां पे चेंज जरूर करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चंस हैं, जल्दी जल्दी आंसर दे दो 21 का। इसमें एक मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हम लोगों ने इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन का ऑब्जर्वेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कंपैरिजन और सेल्फ एग्जामिनेशन और एवोल्यूशन ऑफ अदर्स। इसका जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा, क्योंकि मैंने इसमें पूरा दम लगा दिया। कल वाला तो इतना खास मैं करवा नहीं पाया था, लेकिन आज वाले में मैंने पूरा दम लगा दिया। आपने इसका जवाब कमेंट्स में देना है। ठीक है, ओके सर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, why are small repeated actions are more effective than grand resolutions? बड़े रेजोल्यूशंस की बजाय रिपीटेड एक्शंस को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं, छोटे छोटे और रिपीटेड एक्शंस को इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं राइटर? दे रिक्वायर लेस टाइम और कमिटमेंट, उनमें कम कमिटमेंट की जरूरत है, कम टाइम लगता है, ऐसी तो बात ही नहीं की थी। दे ग्रेजुअली रिवायर मेंटल पैटर्न्स और हैबिट्स। वेरी गुड, यही मेरा जवाब है। ठीक है, वो जो है धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे हमारे दिमाग की तार जो है ना उनको ठीक करती हैं, दिमाग की तारों को और पैटर्न्स को सही करती हैं और हमारी आदतों में सुधार लेके आती हैं। दैट इज व्हाई द ऑथर सैड कि हमारे जो स्मॉल और रिपीटेड एक्शंस है ना वो इफेक्टेड होते हैं बजाय कि ग्रैंड या बड़े रेजोल्यूशंस लेने के। अगला क्वेश्चन 23 है, ये कहता है व्हाट एटीट्यूड डज द पैसेज रेकमेंड व्हेन डीलिंग विद पर्सनल फ्लॉज? जब हम पर्सनल फ्लॉज के साथ डील करते हैं तो हमें क्या रेकमेंड करते हैं हमारे राइटर साहब? तो क्या रेकमेंड करते हैं? हार्श क्रिटिसिज्म टू मेंटेन डिसिप्लिन? नहीं, हार्श क्रिटिसिज्म की बात नहीं हुई थी, क्रिटिसिज्म की बात हुई थी। कंप्लीट इनडिफरेंस टू मिस्टेक्स? नहीं भाई, एक्सेप्ट करना है। ठीक है ना, जेंटल सेल्फ कंपैशन और पेशेंस। वेरी गुड, यही सही आंसर है। भद्र तरीके से आपको अपना जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है, कंपैशन करना है और पेशेंस के साथ आपको क्या करना है, आपको डील करना है पर्सनल जो फ्लॉज होते हैं, गलतियां होती हैं उनको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भैया हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी? सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी को जो अपना पैसेज है वो क्या कहता है? एज अ स्ट्रेट पाथ फॉर वीकनेस टू स्ट्रेंथ? सीधा रास्ता है? नहीं, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है दुनिया में। एज अ सर्कुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड एडजस्टमेंट? मेरा ये आंसर हो सकता है। ए कॉम्पिटिटिव रेस नहीं है। एन ओकेजनल नीड नहीं है। यही है, ऑप्शन नंबर बी ही आपका बिल्कुल सही रास्ता है। मतलब सर्कुलर प्रोसेस है, कभी ऐसे ऐसे चलेगी प्रोसेस आपकी, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, तो सर्कुलर प्रोसेस से सही रहता है। क्वेश्चन नंबर 75 24th ऑफ जो है आपका सितंबर के लिए, व्हाट सेंट्रल आइडिया इज कन्वेड इन द फाइनल सेंटेंस ऑफ द पैसेज? लास्ट जो पैसेज पैसेज की जो लास्ट लाइन थी ना, उसमें क्या आइडिया हमें दिया गया है? ट्रू ग्रोथ इज अचीविंग बाय इमिटेटिंग अदर्स। भाई गलत बात है ये, दूसरों को देख के कब तक आप मोटिवेट होगे, कब तक आप जो है आगे प्रोग्रेस करोगे? ये तो बिल्कुल ही गलत बात जो है एक तरीके से कही गई है। इंप्रूवमेंट इज अबाउट ऑथेंटिसिटी एंड एलिमेंट विद वंस वैल्यूज। वेरी गुड, मेरा यही आंसर है। सेल्फ इंप्रूवमेंट रिक्वायर्स अबंडनिंग ओल्ड आइडेंटिटीज। ओल्ड आइडेंटिटीज को साथ नई आइडेंटिटीज को जोड़ना चाहिए, ये साइकोलॉजी कहती है। पर्सनल चेंज डिपेंड करता है एंटायरली एक्सटर्नल अचीवमेंट्स पे? बिल्कुल भी नहीं।
इंटरनल अचीवमेंट्स पे डिपेंड करता है और सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसलिए इंप्रूवमेंट जरूरी है ऑथेंटिसिटी और एलिमेंट के साथ अपनी वैल्यूज में, तभी हम जो है ग्रो कर सकते हैं, अन्यथा भैया जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा। इस प्रकार से आपके 24 सितंबर 2025 के तीनों शिफ्ट आपने कंप्लीट कर लिए हैं। सर मेरे को पीडीएफ की जरूरत है। स्किल IQ एजुकेशन और 3D लर्निंग एकेडमी जींद, ये 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं आपके, वहां पे जाके उनको पहले तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है, और फिर वहां से आप पीडीएफ सेक्शन से जो है उनको डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, ये आप लोगों का धर्म है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे 25 की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। देखते रहो, सपोर्ट करते रहो, जुड़े रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।